हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएससी डिजिटल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक नया मुकाम हासिल प्राप्त करने के लिए हम फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। और इस सीटेट 2021-22 में जो ऑनलाइन पेपर आयोजित की गई थी, जिसका ये 21 जनवरी जब आप उल्टाएंगे 21 जनवरी 2022 को 21 जनवरी 2022 में जो पूछा गया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उन सभी प्रश्नों को एक बेहतरीन व्याख्याओं के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और टारगेट हमारा यही रहेगा कि आपको उस अंदर तह तक उस सीटेट के सीडीपी जो पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी एवं सरल शब्दों में कैसे हम स्कोर कर पाएंगे 30 आउट ऑफ 30। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपनी रणभूमि में दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पेपर 2 का ये 21 जनवरी 2022 में जो पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। और उससे पहले एक मोटिवेशन है कि दोस्त, आप एक बात जान लो कि दस्तक देगी जीत वहाँ, ये दस्तक देगी जीत वहाँ, मेहनत होगी जहाँ। मेहनत के आगे कहते हैं ना कि मंजिल खुद घुटना टेक देती है। और वास्तविक बात है, मेहनत करने वालों के कदमों में जहाँ होती है। प्रभु श्री कृष्ण यही कहते हैं, मेहनत करते जाओ। चलिए, और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बच्चों के विकास, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों के विकास पर शैशव अवस्था से किशोरा अवस्था तक ध्यान देना जरूरी है। कथन एक क्या कह रहा है कि बच्चों का जब विकास में शैशव अवस्था मतलब 0 से लेके 2 वर्ष से 0 से प्रारंभ करेंगे शैशव अवस्था, और किशोरा अवस्था तक 18 वर्षों तक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके पीछे तर्क क्या है? कह रहा है, यद्यपि जीवन की शुरुआत कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरे बाल्य अवस्था और किशोरा अवस्था संवेदनशील अवधि है। क्या कहा हुआ कथन का जो तर्क दिया जा रहा है वह सत्य है या नहीं है, और उसका व्याख्या सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि विकास का जो अवस्था होता है 0 से लेकर 18 वर्ष तक, प्रत्येक चरण में अपना कुछ न कुछ विशेष महत्व होती है। और यदि खास करके मैं बात करूं तो ये बालक का जो प्रारंभिक अवस्था है, फाउंडेशन एज है, उसको नींव का जो समय है वह शुरुआती
तौर पे उसको विशेष ध्यान देकर उसके विकास को सुनिश्चित करता है। तो पहला कथन जो कह रहा है कि ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है और शुरुआती तौर पे ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है और आर जो है ना वो सही व्याख्या करता है ए का। चलिए दोस्तों सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? दोस्तों समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन को आपको निकालना है। चलिए आइए देखते हैं समाजीकरण के अर्थ में क्या सही है। कड़े परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं। भाई वास्तविक बात है कि परिवार और स्कूल किसका अंग है? समाज का अंग है और समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान देने का काम करती है। परिवार से भी सीखने को मिलता है, स्कूल से भी सीखने को मिलता है, अहम भूमिका निभाती है। लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थाएं भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बालक मीडिया से नहीं सीखते हैं? सोशल मीडिया के अंतर्गत आजकल के बच्चे मैदान में फिजिकली तौर पे खेलना कम और मोबाइल की दुनिया में सोशल मीडिया के यूज करके बहुत डायलॉग अनेक विभिन्न प्रकार के सीखते हैं। हम पेयर्स के साथ, सहपाठियों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखने का काम करते हैं। तो यह समाजीकरण का जितना भी है, परिवार, स्कूल, मीडिया, सहपाठी, ये सभी का सभी महत्वपूर्ण संस्थान है। अब अगला कह रहा है स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। ये गलत शब्द है कि भाई समाजीकरण के 2 अंग, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। प्राथमिक में आता है परिवार और द्वितीयक में आता है स्कूल, जो कि यहाँ गलत बात है लिखा हुआ कि स्कूल प्राथमिक समाजीकरण नहीं है अपितु यह द्वितीयक समाजीकरण है। यह ऑप्शन सही नहीं है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। यह तो सदैव गलत बात है भाई। आज आप ही बताइए कि ये जो मीडिया है क्या बच्चों के ऊपर एक गहन प्रभाव छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है? बिल्कुल सही बात। वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बच्चों की समाजीकरण में। जैसा मोबाइल में देखते हैं, जैसे रेडियो में सुनते हैं, जैसे टेलीविज़न में देखते हैं, वैसा ही व्यवहार वो अपने घरों में करते हैं, अपने आसपास पड़ोस करते हैं। इसका अर्थ यह गलत है। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाते हैं। क्या बच्चों के समाजीकरण में हो रहे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, जबकि ये ऑप्शन कह रहा नहीं पड़ता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कहता है परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देता है समाजीकरण में। साथ ही साथ मीडिया एवं सहपाठी भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और इसी बात पे बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, राधे राधे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, देखिए क्या कह रहा है, प्रगतिशील कक्षा में आप किस प्रकार का वातावरण देंगे। आपको प्रगतिशील कक्षा बनाना है, उसके लिए आप उस विद्यालय परिसर में
उस कक्ष में आप क्या करेंगे? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है कि बच्चों के अंदर में जो निहित क्षमता है उसको विकास करना, बच्चों को विश्वास दिलाना कि तुम यह कर सकते हो, बच्चों को खुद करके सीखने पर बल देना, ये प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार का आपका कर्तव्य होगा, वातावरण बनाना होगा। आप ऐसे बालकों को समूह में बैठा करके विभिन्न क्रियाओं में भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे तो उससे प्रगतिशील कक्षा बनेगा। ऐसी वातावरण आपको उपलब्ध कराना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे। बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। भाई उसकी भावात्मक आवश्यकता को तो ध्यान में रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि कहता है प्रगतिशील कक्षा कि बच्चों के निहित क्षमताओं को उजागर करना, और उजागर तब होगा जब उसकी भावात्मक आवश्यकताओं को हम अपने ध्यान में रखेंगे और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए। उपलब्धि केवल उसके अचीवमेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाकर के बल दिया जाना चाहिए, और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनकी परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। क्या विद्यार्थी को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि वो परीक्षाओं में पास हो और उसका उद्देश्य केवल उपलब्धि प्राप्त करना हो? तो यह तो गलत बात है। प्रगतिशील कक्षा तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, अध्यापक के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? निष्क्रिय कि चुपचाप बैठे एक कोना में और केवल गुरुजी मतलब आपका बात वो बच्चे सुनते रहे? तो यह प्रगतिशील कक्षा का लक्षण नहीं है। हाँ, उसे सक्रिय का अनुसरण होना चाहिए। सक्रिय रखना मेरा कर्तव्य है। प्रगतिशील कक्षा का वातावरण अगर बनाने जा रहे हैं तो विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए कि बच्चे केवल तुम एग्जाम पास होने के लिए पढ़ो, बाकी जीवन में तुम मूर्ख बन के रहो, कोई तुम्हें दो चाट लगा के चले जाए, मूर्ख बना के चले जाए, इसके लिए मत पढ़ो, बस तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो ये तो सरासर गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। आपको उम्मीद है कि हमारे द्वारा कही जाने वाली बात बिल्कुल आसानी से समझ आ रही होगी, और आप अगर शुरू से लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं प्रसन्न मुख से कह सकता हूं कि आप अवश्य एक सीडीपी सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको कहीं से नहीं जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया गया। कोई पर्वत है और उस पर्वतों को 3D मॉडल के रूप में दिखाया गया है बच्चा के सामने कि लो बच्चे ये 3D मॉडल रूप में यह पर्वत है। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को, कोई थर्ड पार्टी है जो उस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है, विभिन्न जगहों से देख रही है। उसके आधार को देखा वह व्यक्ति देख रहा है, उसके शीर्ष को देख रहा है, उसकी मोटाई को देख रहा है। विभिन्न एंगलों से अन्य व्यक्ति उस मॉडल को देख रहा है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, बच्चों को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। अब आप जो बच्चे के सामने 3D मॉडल दिए थे वह आप कह रहे हो कि
एक थर्ड पार्टी जिस एंगल से देखा, जिस नज़रिया से देखा, उसी नज़रिया के आधार पर बच्चे तुम अब इस मॉडल को उसी रूप में सही तरह से तुम बनाओ। लेकिन बच्चा बनाना तो चालू करता है, लेकिन वह सही तरह से नहीं कर पाता है, वह उस व्यक्ति के नज़रिया के आधार पर नहीं बना पाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? जीन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रीयता का भाव है, उसमें जीववाद का है, वस्तु अस्थायित्व का है, या परिकल्पनात्मक चिंतन है? पहले एक एक शब्द को समझना चाहिए कि आत्म केंद्रीयता का मतलब होता है कि बच्चे इसमें यह मानता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं जानता हूँ, वह ही सत्य है, बाकी दुनिया झूठ है। जो मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वही सत्य है। यही आत्म केंद्रीयता है। दूसरे की भावों को ये बच्चे नहीं समझते हैं, वह अपने आधार पे जो मन आएगा वही करेगा। और इस मॉडल में कुछ ऐसी ही बच्चे का क्रिया किया गया, उसके मन में जो आया वही किया, उस व्यक्ति के नज़रिया पे ध्यान नहीं दिया, अपितु वह खुद के दृष्टि पर ध्यान दिया। तो यह प्रक्रिया आत्म केंद्रीयता कहलाता है। खुद के विचारों को सर्वोपरि मानना आत्म केंद्रीयता है, ईगोसेंट्रिज्म है। और एक अगला शब्द है जीववाद। बच्चे जीववाद शब्द को इस अर्थ में लेते हैं कि हर एक वस्तु को वह सजीव मानता है, हर एक वस्तु को सजीव मानता है, चाहे वो गुड़िया हो, खिलौना हो, मिट्टी हो, किसी भी प्रकार के वस्तुओं को वह जीव मानता है। इसीलिए आप एक बच्चे के सामने जब रोता है गिरने पर, तो उसके माता या पिता के द्वारा जब उस धरती को पीटा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि माँ दो और मारो, दो और मारो। और जैसे वो माँ उस पर रिएक्ट करती है निर्जीव वस्तुओं पे सजीव की तरह, तो बच्चे चुप हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हर वस्तु सजीव है, तो उसको जीववाद कहते हैं। एक होता है वस्तु अस्थायित्व, कि कही हुई बातों को दिमाग में छपता है, उसके दिमाग में उतर जाता है। वस्तु अस्थायित्व, बच्चे के सामने खिलौना चुरा के रख दो, फिर वह जैसे उसके दिमाग में वस्तु बना रहेगा खिलौना, और उस खिलौना को ढूंढने के लिए वह निरंतर प्रयास करते रहता है, तो वस्तु अस्थायित्व है। परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब होता है परिकल्पनाओं, हाइपोथेटिकली थिंकिंग करना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। और ये भाई साहब जो हैं, ये पियाजे महोदय का एक फनी सा मैं चित्र लगा दिया हूँ, जो देखने में है तो बुजुर्ग बट दिमाग के बहुत शातिर व्यक्ति हैं। ज़रा इनसे बच करके रहिएगा, क्योंकि जब ये आते हैं तो कई शब्दों में अपने आप को फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि समस्या से भागना नहीं है, समस्या से लड़ना है, उसे समझना है। और हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं टीचिंग एग्ज़ाम में देखा जाता है तो ये पियाजे महोदय से प्रश्न आता ही है। अब पुनः पियाजे महोदय के बारे में ही है। देखिए 5वां नंबर, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, अब देखिए कई बार पूछा होगा सीटेट में, कम से कम ये 10 बार पूछा होगा। जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वह वयस्क से सोचता है बिल्कुल भिन्न रहता है, उनका सोच मात्रा के रूप में नहीं, गुणात्मक रूप में अलग अलग होता है। आपने गांव घर में एक कहावत सुना होगा, पियाजे महोदय के मुंह से निकला हुआ एक फन्नी अंदाज में कहावत है, छोट खिखिर के मोट नांगड़, छोट खिखिर के मोट नांगड़।
कहने का मतलब कि बच्चे होते तो है छोट एक बड़े वयस्क के तुलना में, लेकिन प्याजे कहते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस जो है, ये दिमाग का जो उपज है, वह हो सकता है कि इस बड़े व्यक्ति के तुलना में कई गुना अधिक अंतर हो। क्या आपके दादा परदादा के बचपन काल में जैसा चिंतन था सोचने का, क्या वैसा ही चिंतन है आज के बच्चों में सोचने का? नहीं, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अर्थात कहते हैं प्याजे कि बच्चे की सोच जो है ना, वह वयस्कों के तुलना में, इस वयस्क के तुलना में, इस बच्चों के वयस्क के अपेक्षा बच्चों का जो चिंतन शैली है वह गुणात्मक रूप से अलग होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक वाइगोत्स्की महोदय के भी बारे में आपने बहुत खूब सुना होगा, और यहाँ से भी प्रश्न सीटेट में 2-3 बनते ही हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इसे सुनेंगे। यदि किन्हीं व्यक्तियों को पूरे साइकोलॉजी का एक कंटेंट क्लास आप सभी को आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर, मुझे इस पूरे सीडीपी का एक निचोड़ क्लास दीजिए, तो मैं दे दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा। कह रहा है बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जीन प्याजे कहते हैं कि कोई ऐसे बालक की बालिका है जो स्वयं से कुछ कार्य कर सकती है, लेकिन कुछ और अधिक कार्य करने के लिए उसे किसी अन्य व्यक्तियों से सहारा लेना पड़ता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस शब्दों के रूप में संबोधित किया है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके 2 शब्द जीन प्याजे का घुमा फिरा के बहुत महत्वपूर्ण ये 2 शब्द है। एक ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेसिमल, और एक है एस्केप फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडेसिमल और एस्केप फोल्डिंग। इसको देखेंगे क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे यहाँ पे है, कोई बच्चे यहाँ पे है और वह बच्चे अपने चिंतन शैली का उसका यह क्षमता है कि यहाँ तक वह खुद से कर सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से वह अपने चिंतन शैली को इस स्तर तक बढ़ा सकता है कि वह इस कार्य को यहाँ तक कर लेगा, इस क्षेत्र को भी कर सकता है कार्य, लेकिन किस परिस्थिति में? जब कोई उसे सहायता देगा तब। तो देखिए, खुद से करने की जो क्षमता है बालक में, खुद से करने की, चिंतन करने की या फिर समस्या समाधान करने की क्षमता है इस बॉर्डर तक, लेकिन किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता से वह कर सकता है यहाँ तक। तो इनके बीच की भाग को क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। ये जीवन का जलवा बरकरार रखे रहने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। याद रखिए, अगर मेहनत करेंगे, अगर कर्म करेंगे
तो जो आपने अभी तक पाया है उसको संजोग कर रख पाएंगे और जो पाना चाहते हैं उसे भी पा लेंगे। किसके बलबूते? कर्म के बलबूते। अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया तो जो आपने पाया है उसे तो आप खो ही जाओगे, उसे आप तो खो ही दोगे, और जो प्राप्त करना चाहते हो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाए। इसीलिए कर्म करिए। और इसी कर्म के साथ हम अपने कर्म का क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। पारस्परिक अध्ययन। पारस्परिक अध्ययन का मतलब होता है कि सहपाठियों के द्वारा आपस में आदान प्रदान के द्वारा हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। पारस्परिक अध्यापन मतलब स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट करके, बच्चे बच्चे में इंटरेक्ट करके हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करके कोई चीज़ सीखना किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर? नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांत पे नहीं है। इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत में तो यह है कि दूसरे के व्यवहारों को नकल करता है, और नकल ज़्यादा दिन तक शकल को सूरत नहीं बना सकता, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं होगा। एक आप यहाँ पे देखिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, और जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक उपागम आता है वह शब्द जुड़ जाता है वाइगॉत्स्की से। वाइगॉत्स्की से। अब वाइगॉत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, वो अपने सांस्कृतिक धरोहरों के द्वारा सीखते हैं। और ये शब्द जो है पारस्परिक अध्ययन कहीं न कहीं इन शब्दों से मैच कर रहा है, और कही गई बात किसका है? तो वाइगॉत्स्की का है। और इस शब्दों का, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वीं नंबर। क्या करा? हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पे है? तो देखिए ये जो कोहलवर्ग है, कोहलवर्ग उन्होंने टोटल कितनी अवस्थाओं की बात किया है? तो उन्होंने कुल 3 अवस्थाओं की बात की है। प्रत्येक अवस्था में उन्होंने कितने चरण में विभाजित किया है? 2 चरण में विभाजित किया है। इस प्रकार से कुल चरण अगर आपसे पूछ ले तो चरण की संख्या क्या कहेंगे? चरणों की संख्या 6 है। और कोहलवर्ग ने कितने अवस्था दिए हैं? तो अवस्था की बात करें तो ये कुल 3 अवस्थाएं दिया है। सबसे पहले पहला नंबर में कह रहा है कि बच्चे कोई भी कार्य करता है तो वह अपने मार की डर से कार्य करता है, पिटाई के डर से कार्य करता है, पनिशमेंट उसे मिलेगा इसीलिए वह कार्य करता है। दूसरा नंबर में कहता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव, बच्चे तब कोई कार्य करेंगे जब आप उसे लोभ देंगे, चॉकलेट देंगे तो कार्य करेगा, टॉफ़ी दे कोई रुपया पैसा देंगे तो कार्य करेगा, कुछ उसे बिना लोभ के वह कार्य नहीं करेगा। तो ये सेकंड है। पहली अवस्था का ये दूसरा चरण है। देखिए सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्री कन्वेंशनल और पूर्व, मैं इसका नाम ज़रा हिंदी में भूल रहा हूँ, पूर्व पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक होता है। अब इसमें एक आता है तीसरा नंबर में गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। कोई भी बच्चे तब कार्य करेगा जब उस बच्चे को हम क्या करेंगे?
चावस्सी देंगे, उसके प्रोत्साहन करेंगे, उसके लिए चिकना चोपड़ा नए नए अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे कि बाबू तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो, ज़रा एक गिलास पानी ले आना, वो तुरंत ला करके देगा। एक सोसाइटी मेंटेन होता है। जो बच्चे अब इस अवस्था में क्या करते हैं कि कार्य तब करेगा जब नियम और कानून सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। रूल एवं नियम और कानून पे चलता है, रूल एवं लॉ पे काम करता है। ये इस प्रकार के बच्चे समाज का जो नियम है उस नियम में रह करके काम करना चाहता है। और यहाँ पे यही कहा गया है कि दवाई को चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि चोरी करना गलत है और समाज में भाई चोरी करना बिल्कुल गलत है। और यह बच्चे को उसकी सोच समझ की जो अवस्था है, यह पारंपरिक का कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास है। इसका हिंदी जो होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था, एक कॉन्वेंशनल मतलब पारंपरिक और पोस्ट कॉन्वेंशनल मतलब उत्तर पारंपरिक अवस्था। एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समाज में वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ही कोई कार्य करेगा। और एक होता है यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक होता है। इसमें गुण जो मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, पीटी उषा, इन सबों में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, लेते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हावर्ड गार्डनर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हावर्ड गार्डनर ने 2 शब्दों के बारे में बात किया है। एक जो है सो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और एक अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसको अगर इंग्लिश में अगर हम हल करने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी पूर्वक हल हो जाएगा। इंट्रा होता है और इंटर होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा का मतलब होता है जब खुद के अंदर अपने भावों को समझते हैं, अपने व्यवहारों को समझते हैं, अपनी क्षमताओं को समझते हैं, अपने ज्ञान को समझते हैं, तो वो होता है इंट्रापर्सनल। और एक होता है इंटरपर्सनल जो दूसरे के भावों को समझते हैं, दूसरे के गुणों के बारे में जानते हैं, दूसरों के विचारों के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है इंटरपर्सनल। अर्थात व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक वे व्यक्ति जो दूसरे के भावों को समझ ले, उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं, और जो खुद के भावों को समझे उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अब ऑप्शन देखते हैं। इंटरपर्सनल के बारे में कौन सा कहता है? इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरे के भावों और दूसरे के बारे में। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड लेते हैं क्वेश्चन। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि हावर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में उन्होंने बात किया है। एक उन्होंने बताया कि लॉजिकल बुद्धि जो मैथमेटिशियन के अंदर में होता है। लॉजिक लगाने का काम कौन करता है भाई? मैथमेटिशियन करता है। एक होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो नेचुरलिज्म प्रकार के बुद्धि रखता है, जो नेचर से जुड़ा हुआ रहते हैं, सदैव नेचर से। एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब यहाँ पे देखेंगे सेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानते हैं। और एक होता है इंट्रापर्सनल। सॉरी, ये इंट्रा है और एक इंटर है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों के बारे में जानना। यह व्यक्ति इसके और देखिए इंटर, ये अगर इसके बारे में जान रहा है, ये इसके बारे में जान रहा है और ये इसके बारे में जान रहा है, मतलब दूसरे के मनोभावों को अगर जान रहे हैं तो ये होंगे इंटर। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से खुद के बारे में जानते हैं तो होंगे इंट्रा।
खुद से खुद के बारे में जानना, इंट्रापर्सनल। एक होते हैं म्यूजिकल, जो म्यूजिक से संबंधित रहते हैं। एक जो विजुअल स्पिरिचुअल मतलब पिक्चर। एक फिजिकली रूप से जो होते हैं, और एक वर्ड स्मार्ट, लैंग्वेज पे उसकी पकड़ होती है। तो कुल मिला के हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि दिए हैं, और इन बुद्धियों के बारे में हम नेक्स्ट किसी सेशन में बहुत ही विस्तृत रूप में जानेंगे। चलिए सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। NEP 2020 से भी कई सवाल देखने को मिलते हैं, और अभी से निरंतर देखने को मिलते रहेगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम सीटेट में है या फिर अन्य किसी भी टीचर एग्ज़ाम में अवश्य NEP 2020 से सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। NEP 2020 किस पर बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रोत्साहित करता है। तो NEP 2020 कहता है कि बच्चों को समूह में कार्य करने की मौका दिया जाए और खुद से आकलन करे, ऐसा उसके अंदर में भाव को विकसित किया जाए, खुद उसको पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए, खुद से खुद को मूल्यांकन कर सके, समूह में कार्य कर सके। खुद से खुद का मूल्यांकन कैसे करेगा? बच्चे खुद से एक पेज पे टेस्ट लगा करके देखेगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा। तो इस प्रकार के गुणों को डेवलप करना। समूह मतलब आपस में सहयोग के द्वारा प्रोजेक्ट वर्क कार्य करेगा, समूह में कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और NEP 2020 का कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो याद रखिएगा। पूरे GDP का कितना परसेंटेज शिक्षा पे व्यय करने की बात की गई है? तो 6%। पहले 10+2 के फॉर्मूला पे सिस्टम एजुकेशन का बना हुआ था, 10+2+3 पे, लेकिन अब है 5+3+3+4 पे आधारित है, जिसने प्रथम 5 फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, उसके बाद का 3 प्रीपरेटरी या प्राइमरी स्कूल, और बाद का 3 मिडल, और बाद का 4 फिर सेकेंडरी स्कूल का नाम रखा गया है। तो यहाँ भी KVS में ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है इस बार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये फार्मूला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन स्टेज कितने सालों का होता है? 5 सालों का। सेकेंडरी स्कूल लाइफ कितने सालों का है? तो 4 सालों का। पूछा जा सकता है कि NEP 2020 5+3+3+4 किसको रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस किया है 10+2+3 को, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन को रिप्लेस किया है ये। चलिए दोस्तों देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। और एक और बात याद रखिएगा कि NEP 2020 जो आया है, इससे पहले कब आया था? तो 1986 में आया था। और इससे पहले कब आया था? तो 1968 में आया था। 1968 फिर 86 फिर 20। अगर 6-8 को उलट दीजिएगा तो 8-6 बन जाएगा। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक महत्वपूर्ण सेशन है। आप इसे अवश्य मजबूत किए रहेंगे और एग्ज़ाम में निश्चित है कि सवाल आएगा ही आएगा। सेशन का लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपको समग्र मूल्यांकन करना है। बच्चों में पूर्ण तीनों प्रकार के मूल्यांकन करना है। बच्चों में तीनों पक्षों को आपको मूल्यांकन करना है। उसे दिमाग से जुड़ा हुआ संज्ञानात्मक पक्ष हो, या दिल से जुड़ा हुआ भावात्मक पक्ष हो, या हाथ पैर से जुड़ा हुआ क्रियात्मक पक्ष हो, सभी को आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। क्या करना है? मूल्यांकन करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर
11 का ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? पहला कि प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों का विचार, केवल शब्द गलत होता है सीटेट के लिए। केवल एक बिंदुओं पे ध्यान में रखकर आप कैसे बच्चों को सभी प्रकार के फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशली, इमोशनली सभी प्रकार के बारे में मूल्यांकन कर पाएंगे? ये तो गलत बात है, केवल शब्द है, गलत बात है। मानकीकृत एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ देखिए, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार देना, बच्चे क्या सीख रहा है, हम जो सिखा रहे हैं वह बच्चे कितना सीखा है और कितना मेहनत से सीखा है, कितना आसानी से सीखा है। अगर इन विचारों पर अगर हम जोड़ देते हैं तो बालकों का कहा जाएगा समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे फिजिकली रूप से कितना मजबूत है, उत्पाद के रूप में समझना है उसे हमें, मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चलिए सेशन का लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में, जब माता घर पे नहीं रहती है, तब लड़कों की अपेक्षा क्या कहा जाता है कि लड़कियों से घरेलू कार्य करने को और छोटे भाई बहन को देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। अब देखिए, समाज में यही होता है। मान लीजिए कि घर में जो है सो किसी दिन माता चली गई बाहर, अब उस दिन क्या होगा कि उस एक लड़की को कहा जाता है कि बच्चे, आप इन बच्चों को देखभाल करेंगे और घरेलू कार्य का काम करके सभी को अच्छे ढंग से परिवार में ध्यान रखना, जबकि लड़कों को ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के पूर्व धारणा किसी भी लिंग के प्रति पूर्व धारणा, पूर्व विचार बना लेना, पहले से ही कुछ मानसिक तौर पर उसको समूह में विभक्त कर देना, ये कहीं न कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, कहीं न कहीं पुरुष और स्त्रियों में भेद को दिखाता है, लड़के लड़कियों को भेद को दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखिए कि एक समाज ने लड़कियों के लिए कुछ कामों को बंटवारा कर दिए हैं कि सिलाई का काम करेंगे, पेड़ पौधा देखभाल आदि कार्य को काम करेंगे, सीरियल देखेंगे, जबकि लड़के गेम खेलेंगे, कोई औजार से कार्य करेंगे, बाहर का जितने भी कार्य करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, जो भी बाहरी क्रिया है वो तो मेल करेंगे और घरेलू कार्य फीमेल करेंगे। तो इस प्रकार के विचारधारा को हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। और जेंडर रूढ़िवादिता से सीटेट में कम से कम अभी तक 50, अगर नहीं 50 तो 30 बार जरूर सवाल आ चुका है, 30 टाइम्स सवाल आ चुका है। सूची कितना महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है, बस इतना है कि जेंडर रूढ़िवादिता यह दर्शाता है कि किसी भी समूह के प्रति कोई स्पेशल विचारधारा बना लेना ही जेंडर रूढ़िवादिता है। सेशन का लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, ये तो है। रट कर याद करना, ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। सहयोग से शिक्षण पर बल देना और जीवन पर्यंत चलने वाले के लेकर ऐसा शिक्षा दिया जाए कि जीवन पर्यंत बना रहे। और इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन निगेटिव है और यही कह रहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो विशेषता रटने पर बल देना, ये कहीं से भी कोई भी तरह से आपको अलाउ नहीं करना है। विद्यालय में किसी को भी रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। अब बच्चे को समझ पर जोर देना है, लगातार उस पर व्यापक रूप से मूल्यांकन पर जोर देना है, उसको सहयोग की भावना विकसित करना है और उससे सीखने पर बल देना है। इस प्रकार से उसको समझ में डाल देना है कि उसको समझ जीवन पर्यंत बना रहे। इस पर बल देने की बात प्रगतिशील शिक्षा करती है। भाषा और संज्ञान के बारे में वाइगोत्स्की का क्या परिप्रेक्ष्य है? तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है पहले आता है और फिर विचार बाद में आता है, जबकि
प्याजे इसके उल्टे काटते हैं। जब समय आएगा तो मैं उसके बारे में विशेष कक्षाओं को आयोजन करके समझाऊंगा। तथापि यहाँ देखा जाए कि उच्च मानसिक क्रियाओं को विकास को भाषा सुसाधित करती है। अगला नंबर ऑप्शन देखते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, सही बात। भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, बाधा नहीं आती है, अर्थात भाषा से संज्ञानात्मक विकास तो बढ़ता है, लेकिन ये गलत बात बोल रहा है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास से कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत बात है। भाषा जब विकास होगा तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, तो ये कह रहा है कोई भूमिका नहीं होता, ये गलत बात है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, नहीं। संज्ञान और भाषा एक दूसरे का पूरक है, सन्निहित है। जिसका भाषा जितना मजबूत होगा उसका संज्ञान उतना ही तंदुरुस्त होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब। सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 15। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदायों के सदस्यों से वार्तालाप करके अपने विरासत के बारे में सीखें। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। बच्चों के द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान को महत्व देना। अरे बच्चे जो अपने समुदाय से, समाज से, परिवार से सीख के लाता है, क्या उसे आप महत्व नहीं दोगे? देना होगा, क्योंकि बच्चे उसी समाज में तो रहेंगे और वो जो समाज से सीख के लाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह आधार है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण बात है, ये सही बात। यह विश्व को सीखने का एक सामाजिक परिवेश में होता है। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये भी सही जवाब है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, ये भी सही बात है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, ये तो गलत बात है कि केवल विद्यालय ही ज्ञान का भंडार है। क्या परिवार ज्ञान का भंडार नहीं है? समाज ज्ञान का भंडार नहीं है? उस बालक के खुद के अंदर सीखने की क्षमता का भंडार ज्ञान के लिए काफ़ी नहीं है, जबकि ये कह रहा है विद्यालय द्वारा ही महत्वपूर्ण है केवल, ये तो गलत बात है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोग से मैं लेता हूँ विदा। दैट्स ऑल, थैंक यू।